नमस्कार। दिल से आप सभी का स्वागत है। निवान्या आर्ट्स दिल से, वंदना चांदना और उनकी टीम और मैं अनीता हाडा। सिलसिला जारी है कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाने का जो चलती रही, लड़ती रही जब तक ज़मीनी हकीकत को बदल नहीं दिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि मैं आपके सामने मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर मीता सिंह। एक डॉक्टर हैं, एक फ़ौजी हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक ऐसी महिला है जिसने ना जाने क्यों ये ठान लिया कि जो होने वाली बेटियां हैं उनको उनकी जगह दिलवाएंगी। द डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड विल बी मेंटेन्ड। और एक छोटा सा सपना लेके चली डॉक्टर मीता कि जब बेटी पैदा हो तब ढोल बजे, एक उत्सव हो उस परिवार में, उस समाज में, उस देश में। आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये ढोल बजते गए। डॉक्टर मीता, आपका स्वागत दिल से। नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके परिवार के साथ जुड़ी हूँ और अपनी यात्रा के बारे में आपसे गुफ्तगू होगी, आपसे मुखातिब हूँ। डॉक्टर मीता, आपने बहुत कुछ हासिल करा है और मैं इतने सालों से आपसे जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से आपने वाकई बहुत साल पहले आपने कुछ शब्द कहे थे जो आज तक मेरे दिल में मतलब बैठे हुए हैं कि अनीता जी, एक ही सपना है कि जब बेटी पैदा हो तो डीजे बजे। ये बात है 10-11 साल पहले की, जब डीजे बजना कहीं गांव में बहुत बड़ी चीज़ होती थी। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी उस मीता से जो एक डॉक्टर है और एक फ़ौजी है। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? क्या था ऐसे परिवार में कि आप फ़ौज में गई, मतलब डॉक्टर बनी और फ़ौज में गई? मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई। ये मेरी खुशनसीबी है कि उस परिवार में बेटियों को बहुत अहमियत दी जाती थी। मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों ने हम लोगों की ऐसी परवरिश की कि हमारे पास शिक्षा हो, हम अपने पैरों पे खड़े हों और हम समाज में जो कुछ गलत है, जो कुछ सही नहीं है, उसको बदलने का मादा रखें, उसको बदलने की कोशिश करते रहें। और शायद ये एक ऐसी सीख थी जो अंदर तक समा गई और बचपन से ही हमको ये लगता था कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमसे पिछड़े हुए हैं या जो हमारे जितने संपन्न और संभ्रांत नहीं है, उनके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये खाई पाटी जा सके। जब आप एक डॉक्टर बनी तो एक बहुत हद तक आप ऑलरेडी उस मुकाम तक पहुंच चुके थे जहां पर आप दूसरों की सेवा कर सकते थे, दूसरों की ज़िंदगी अच्छे के लिए बदल सकते थे, और आप ये कर भी रहे थे। तो पहले तो ये बताइए कि भाई ये डॉक्टर बनने का ही फैसला क्यों लिया गया और फिर फ़ौज क्यों? मेरी माँ का सपना था कि उनके 5 बच्चे डॉक्टर बने। हम 4 बहन और 1 भाई हैं, तो बाकी बच्चे तो रण छोड़ के भाग गए, उन्होंने अपने अपने मन का काम किया। लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और उसके बाद एक बार मेरा इत्तेफाक हुआ मिलिट्री अस्पताल में जाने का, जहाँ पे कि मैंने एक महिला डॉक्टर को देखा। एक मेजर थी और वो वर्दी में थी, और जिस तरह का अनुशासन मुझे वहाँ दिखाई दिया, मुझे लगा कि इसका हिस्सा मुझे बनना है। तो वहाँ से एक सपना शुरू हुआ। उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की और फिर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। देखिए, ये सौभाग्य हम सबको पता है कि बहुत रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है, तभी एफएमसी में थ्रू होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द नेशन इवन टुडे, एंड देन इवन मोर सो। हम लोग 20 लड़कियां थे पूरे देश भर से जो उसमें एक बैच में होते थे। लेकिन ये ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा कि मैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में गई और वहाँ पर मैंने अपना MBBS किया और वर्दी पहनने का मौका मिला। मैं आई वॉज अ यंग कैप्टन एंड मैं करीब 10 साल तक मैंने फ़ौज में काम किया। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर आगे पढ़ाई करने की और कुछ और करने की ललक उठी और फिर मैंने MD किया BJ मेडिकल कॉलेज पूना से
और उसके बाद फिर मैं बहुत से अस्पतालों में काम करती रही, क्योंकि मेरे पति फ़ौजी अफसर थे। तो जहाँ हम गए वहाँ पर हमने जो काम मिला वो किया, लेकिन ज़्यादातर वो वेलफेयर का काम होता था जिसमें मैं बहुत लगन से जुड़ी रहती थी। पर उसके बाद एक कॉमनवेल्थ फेलोशिप इंग्लैंड में मैंने की, जिसमें कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पर मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, उसमें मेरा क्षमतावर्धन हुआ। और डॉक्टर गुद्रू गोपाल राव मेरे मेंटर थे, जो कि बहुत अजीम माइक्रोबायोलॉजिस्ट में गिने जाते हैं। तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में एक बेसिक ट्रेनिंग दी, और जो कि कितनी ज़रूरी है हम बहुत समझ सकते ज़रूरी हैं, क्योंकि है। देखिए अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है तो आप छोटी सी बीमारी से भी जाकर और आपका हाँ, खत्म हो सकते हैं। बहुत बड़े से बड़ा विषमता है। ऑपरेशन तो फेल होना मतलब एक तरीके से लाज़मी है। बहुत विषमताएं हैं। लेकिन उस ज़माने में, ये 97 की बात है, 1997 में, ये बहुत इसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं होती थी, और हमारे देश में तो बिल्कुल इसके बारे में बातचीत नहीं थी, और एक शुरुआती दौर था। और उसी ज़माने में 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स आए देश में, और उस पर फिर हमने किताब लिखी, एक प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साथी हैं डॉक्टर DB आचार्य, उनके साथ मिलकर, और वहाँ से ये शुरू हुआ दौर समुदाय के साथ काम करने का। क्योंकि किताब लिखने के बाद फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक प्रोजेक्ट किया, जो कि विमेन रैग पिकर्स के साथ था। महिलाएं और लड़कियां जो कचरा बीनती हैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया, जिसमें ये देखना था कि ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस B का उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और वो शायद ऐसा एक मोड़ था, मील का पत्थर था मेरे लिए, जिसने मेरे अंदर ये ललक जगा दी कि मुझे अब समुदाय के साथ काम करना है। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, लेकिन समुदाय के साथ काम करने वाले लोग कम हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक और जुड़ाव रहा, क्योंकि आपने खुद तब अपनी आंखों से देखा होगा कि इन महिलाओं की और जो लड़कियां, यंग बच्चियां काम कर रही हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। वो बहुत हद तक आज भी है, वो हम जानते हैं, वो रियलिटी है। वो रियलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ हम उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे थे। और बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स आने के बाद अब अस्पताल अपना कचरा सड़क पर नहीं फेंकते कानूनन। आई थिंक इसमें तो हम लोगों ने सच्ची में बहुत ही अच्छा कार्य करा है। लेकिन मतलब यहाँ से लेके वो मीता का सफ़र क्या था कि यहाँ तक उसको लगा कि हाँ अब मैं कर रही हूँ, वो उधर कैसे पहुँची कि हाँ ये जो बच्ची पैदा हो रही है ना, जिसकी किलकारी भी सुनने के लिए आज कोई तैयार नहीं है, जिसकी आवाज़ घोंटी जा रही है, उसकी आवाज़ मीता क्यों बनी? 2001 में जब जनगणना, भारत की जनगणना के आंकड़े आए, सेंसस ऑफ इंडिया का जब स्टडी आई, तो उसमें ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि 0 से 6 वर्ष की आयु की लड़कियां, उनकी संख्या में बहुत कमी आई है। बिगड़ा हुआ लिंग अनुपात दिखाई दे रहा था। तो बहुत से सवाल उठे, और जो सत्ता के गलियारे हैं वहाँ पर भी और समुदाय में भी इस बात पर चर्चा होने लगी। मीडिया ने इस बात को उठाया, और वही दौर था जब मैं राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो रीपा है, OTS, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर एक फैकल्टी के रूप में काम कर रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे शोध कार्य हुए, बहुत सी वर्कशॉप्स हुई, और उस दौरान ये समझ में आया कि ये जो तकनीक है अल्ट्रासाउंड की, उसका दुरुपयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। और हालांकि एक कानून हमारे देश में है जो कि 1994 में बना था, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई थी, और बहुत ही इम्प्यूनिटी के साथ, मतलब बिल्कुल सामाजिक स्वीकार्यता भी हासिल थी। शुरू में हमने सोचा कि हम कहाँ शुरू करें, ये बात कहाँ करें, क्योंकि हम समुदाय से जब कभी बात करते थे वो कहते थे आप मुट्ठी भर डॉक्टरों को नहीं पकड़ सकते, आप हमें क्यों उपदेश दे रहे हैं। और एक और बात थी डिनायल, कि हमारे यहाँ होता ही नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं होता, हमारे जाति में नहीं होता, हमारे परिवार में नहीं होता, हमारी ज़िले में नहीं होता। तो एक डिनायल था, मानने को तैयार नहीं थे लोग। तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो एक रणनीति बनाई कि जो समाज के धारक वाहक हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जैसे सिख समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, इन लोगों को हमने बुला के इनके साथ वर्कशॉप्स की, इनको रूबरू कराया आंकड़ों से,
और वो कहते थे कि आपने हमें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया, आपने इंसल्ट करने के लिए बुलाया, आप हमारे समाज के लिए इस तरह की बात कर रही हैं, उंगली उठा रही हैं। तो हम बहुत विनम्रता से कहते थे कि देखिए ये हमारा बिल्कुल आशय नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, और हो सकता है इसमें 10-15% गलती भी हो, लेकिन हम आपसे केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने समुदाय में जाइए और ख़ुद देखिए, अगर आपको लगता है तो 3 महीने के बाद हम फिर मिलेंगे, और अगर आपको लगता है कि हमारी बात में कुछ सच्चाई है तो उस पर काम करेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 3 महीने के बाद जब हम मिले तो वो टोन बदल चुकी थी, वो नज़रिया बदल चुका था, क्योंकि जब उन्होंने जाके अपने गिरेबान में झांका तो उन्हें दिखाई दिया कि ये सच है कि लड़कियों की कमी हो रही है, बहुत से लड़के कुंवारे हैं क्योंकि लड़कियां नहीं मिल रही हैं। और हालांकि ये सबसे ख़राब रीज़न है, ये ख़राब रीज़न है, पर आपकी वाली बात है कि हम लोग ग्राउंड रियलिटी में डील करते हैं, तो अगर हम लोग सत्य का सामना नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उसको ऐसे ही ढकाए रखेंगे। सही कह रही हैं आप। इसलिए फिर लेकिन वहाँ से ये दौर शुरू हुआ। सिख समाज में सबसे ज़्यादा परेशानी थी, और वहाँ पर यहाँ जयपुर में 21 गुरुद्वारों में स्त्री सत्संग समूह हैं। मैं उनके साथ गई, पहले मैंने महिलाओं के साथ बातचीत की, फिर धीरे धीरे जब मेरे आने से उनको लगा कि हाँ मेरी बात में कुछ सच्चाई है, तो फिर पुरुष भी जुड़े, और उसके बाद फिर गुरुद्वारों से सिख समाज में ये वाली अलख जगी कि नहीं, बेटियों को बचाना है। तो यहाँ से शुरू हुई ये कहानी। लेकिन इसके साथ साथ गंगानगर में, जो कि सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था जहाँ पर बेटियों का लिंग अनुपात, तो वहाँ पर भी हमने फिर गुरुद्वारे के साथ लिया, और फिर हमने तरह तरह के नवाचार किए। वहाँ पर उर्मुल संस्था जो NGO है उसके साथ हाथ जोड़ के और हाथ मिला के हम लोग इस मुहिम में जुड़ गए, और वहाँ पर फिर बहुत से नवाचार किए। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, एक खालसा मार्च हुआ जिसमें कि गुरुद्वारा, मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको एक बड़ी सी बस में रख के, जो कि पालकी साहिब कहलाती है, वो आगे आगे चली, और उसके पीछे ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जीप, और हम लोग उस दिन 23 गांव में गए, और 53,300 लोगों ने शपथ ली कि वो लिंग जांच नहीं करेंगे और कन्या भ्रूण हत्या न करेंगे, ना होने देंगे। तो वहाँ से एक माहौल बना, एक वातावरण निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। मीडिया ने हमारा साथ दिया। जो एक बेटी के माता पिता थे या जिस घर में केवल बेटियाँ थीं, उन पर उन्होंने बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज़ की, और इसके साथ साथ वहाँ पर कन्या लोहड़ी का आयोजन किया। वहाँ पर पंजाब में बेटों की पहली लोहड़ी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो हमने कहा कि भाई ये तो गलत है, बेटियों के लिए कुछ नहीं हो रहा, उत्सव नहीं हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से, जो ज़िला अस्पताल है, वहाँ से 100 नाम रैंडम में चुने, और उनके माता पिता को हमने आमंत्रित किया और सार्वजनिक रूप से उनको सम्मानित किया। बहुत छोटा सा आयोजन, एक माला पहना दी, एक नारियल दिया, एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा दिया, और उस बेटी के माता पिता को सार्वजनिक रूप से बधाई दी। तो ये एक और वातावरण निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कि लोगों को लगा कि हाँ भाई, बेटियां होती हैं तो उसको मनाया जाना चाहिए, ये एक उत्सव है। जो एक मोड़, जो बहुत बहुत अहम मोड़ था, वो ये था कि वहाँ पर ऑडियंस में एक सज्जन थे जो कि स्कूल चलाते थे, और जिन्होंने, वो बहुत भावुक हो गए ये देख के, और उन्होंने स्टेज पे आए और उन्होंने अनाउंस किया कि मेरे स्कूल में इन 100 बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक फ्री शिक्षा मिलेगी। अगले दिन अखबार में उनका नाम छपा, बहुत उनके लिए तालियां बजीं, बहुत उनकी सराहना हुई। और अगले साल फिर जब हमने ये आयोजन किया तो बहुत सारी और शिक्षा संस्थान जुड़े इसके साथ, बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं जुड़ी। तो किसी डेंटल कॉलेज ने कहा कि हम 2 सीटें देंगे जिसमें कि हम ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी माफ़ करेंगे। इसी तरह से अकाउंटेंसी के लिए एक फ़ैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने 4 सीटें दी, एक MBA इंस्टीट्यूट ने 2 सीटें दी। ये ऐसी बच्चियां थीं, प्राथमिकता उनको थी जिनके परिवार में इस तरह की संपन्नता नहीं थी, इस तरह के संसाधन नहीं थे जो इस तरह की शिक्षा दे सकें, क्योंकि ये महंगी शिक्षा है। और इसके साथ साथ एक जो लहर समाज में आई कि जब उन लड़कियों को कन्या लोहड़ी के समय लॉटरी निकाली जाती थी और उनके नाम अनाउंस होते थे, तो सबके मन में ये होता था कि काश हमारी भी एक बेटी होती, काश हमारी बेटी के साथ भी ये होता। और
गिद्दा, भांगड़ा, नाटिकाएं स्कूल के बच्चे करते थे और उसके बीच बीच में हम ये अनाउंस करते थे कि इंजीनियरिंग की सीट्स के लिए ये बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं, एमबीए के लिए एक त्योहार, पारदर्शी फेस्टिवल, अ वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग। वो घड़े में से हम नाम निकालते थे और तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। 15,000 लोग इस समारोह को देखते थे। और सबसे बड़ी बात है अनीता जी कि ये समारोह लोगों का समारोह था, ना 1 रुपया सरकार का, ना 1 रुपया किसी डोनर एजेंसी का। लोग साथ में जुड़ते गए। तो लकड़ी के टाल वाला लकड़ी देता था जिससे आग जलती थी लोहड़ी की, कोई रेवड़ी के पैकेट ले आए, कोई मूंगफली ले आए, कोई टेंट वाला टेंट लगा दे, कुर्सियां दे दे बहुत कम दाम पे अपनी तरफ से। लोग, समाज आगे आया तो समाज बदला, समाज आगे आया। और सबसे जो मुझे खुशी लगती है ये कहते हुए कि इन प्रयासों को हमने देखा 2011 में जब गंगानगर, जब प्रोविजनल आंकड़े आए सेंसस के, तो गंगानगर जो सबसे नीचा था वो मात्र एक ज़िला था जिसने दिखाया कि बालिका लिंग अनुपात बढ़ा है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा तमगा था। हमें लगा कि हमें छोर मिल गया है और हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। हम 5 सबसे ख़राब ज़िलों में काम कर रहे थे जिनमें कि लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा ख़राब था। झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़, जैसलमेर एंड गंगानगर। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर तीनों में थोड़ी थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई, और जो बहुत बड़ी चीज़ है जी, जो बहुत बड़े आंकड़ों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी मीन्स ऑन द ग्राउंड बहुत बहुत काम हुआ है। इसका श्रेय उन लोगों का है, उस जनता का है, गंगानगर की जनता का है, जैसलमेर के समूहों का है, हनुमानगढ़ के समुदाय का है, वहाँ की जो आम जनता है उसका है, जिन्होंने कि इस तरह का वातावरण निर्माण बनाने में अपना योगदान दिया और उसको दिखाया। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। जैसलमेर में हमारे जो साथी थे, हमारी टीम के लोग थे, उनको गांव वालों ने कहा कि खबरदार अब आए तो तुम्हारी हड्डी तोड़ डालेंगे हम। तो पानी की मीटिंग हुई या शिक्षा की स्कूल की मीटिंग हुई, उसमें चुपके से ये मुद्दा खिसकाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये दौर मुश्किल दौर था। फिर हमने ये सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसी समुदाय से 1-2 वर्कर्स को हमने अपनी टीम में लिया और धीरे धीरे इस मुद्दे की घुसपैठ हुई वातावरण में और उन लोगों के साथ, और तब जाकर ये बदलाव हुआ। पुरुषों और लड़कों के साथ बहुत काम हुआ। तो हमारे लिए वो हमारे चैम्पियन बने। वो जो युवा थे, जो वो लड़के थे घरों के, वो हमारे चैम्पियन बने। मेरी बहन की शादी 18 साल से पहले नहीं होगी, भाभी प्रेग्नेंट है, लिंग जांच के लिए कोई नहीं जाएगा, टूर्नामेंट में मेरी बहन खेलेगी, मेरी बहन कॉलेज जाएगी। तो ये लड़के थे जिन्होंने बहुत ज़ोर शोर से हमारे इस मुहिम को बहुत बहुत संबल दिया। 7-8 साल की जर्नी आपने एक तरीके से बहुत सहजता से आज हमारे लाखों दर्शकों के बीच में रखी है, लेकिन उसमें वो चैलेंज दिख रहा है जो आप लोगों ने फेस किया। लेकिन आप और हम ये अच्छे से जानते हैं कि आंकड़े आगे होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो एक प्रदेश की, एक देश के, एक समुदाय के रियलिटी को बेयर डिटेल्स में रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क विद डाटा टू मेक चेंजेस। लेकिन आपने तो इंडिविजुअली देखा। क्या 2 इंसिडेंट, एक ऐसा जिसने आपके दिल को तोड़ दिया हो लेकिन मीता को और स्ट्रॉन्ग किया हो, और एक जिसको आज भी आप बहुत खुशी से याद करती हैं उन दिनों का, हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, बहुत बार ऐसा भी हुआ कि हमने बहुत कोशिश की और नाकामियां हाथ लगी। ये इस तरह की जो यात्रा होती है उसमें ये मान के चलिए कि ऐसा होगा। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो, और मैं उन लोगों के साथ ये विशेष रूप से रेखांकित करना चाहती हूँ जो लोग इस समुदाय को बदलने में या सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं, कि बहुत समय लगता है। और अगर जो एक मुद्दा जो आपने पकड़ा है उसमें 3 साल में बदलाव नहीं आएगा। 2004 में हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी शुरू कर दी थी। ये 2014 में देशव्यापी नारा हुआ, ये अलग बात है, लेकिन 10 साल पहले से हम इस पर काम कर रहे थे और आज 22 वर्ष हो गए हैं इस बात को। हमारी लड़ाई अभी भी जारी है हमारी, और ये अनवरत चलेगी, क्योंकि वातावरण निर्माण की प्रक्रिया को छोड़ नहीं सकते।
जो चीज़ मुझे बहुत बहुत खुशी देती है वो है कि एक बच्ची, आप एक परिकल्पना कीजिए, 14 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, 15 साल की उम्र में उसके एक बेटा हुआ, 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, उसका स्वर्गवास हो गया और उसे ससुराल के घर से निकाल दिया गया। बहुत ही गरीब तबके की बच्ची थी। कन्या लोड़ी के दौरान उसको कंप्यूटर कोर्स के लिए एक स्कॉलरशिप मिली। जब मैं उससे मिली तो उसने बहुत उदास, फटी हुई आँखें, तो मैंने उससे कहा तुम खुश नहीं हो? बोली अंधेरा ही है। और उसके बाद फिर उसके पिताजी जो थे वो गरीब थे बेचारे, वो कहते थे कि मैं दोबारा इसकी शादी कर दूं, और वो लड़की बिल्कुल शादी के नाम से उसको नफ़रत सी हो गई थी और वो कहती थी कि मेरी शादी तो हो जाएगी लेकिन मेरे बच्चे को कौन अपनाएगा। सही बात है। लेकिन उसने कंप्यूटर कोर्स किया, 6 महीने के कंप्यूटर कोर्स किया, खूब लगन से किया, मेहनत से किया, और उसी कंप्यूटर स्कूल में जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था उसमें उसको नौकरी मिल गई। उसके बाद उस चेहरे पे मुस्कान और उसके अंदर एक जो हिम्मत आई, वो ये कहती थी कि अब मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने मन से जीऊँगी। और इसी तरह से वो काम कर रही थी वहाँ। उसी दौरान उसे एक बहुत अच्छा इंसान मिला जिसके साथ उसकी शादी हो गई। आज उनकी अपनी बिज़नेस है और वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी एक बेटी भी है, तो अब परिवार में खुशहाली है। एक ऐसा इंसिडेंट जो कि लगे कि यार मतलब कब दोबारा उजाला होगा? मुझे बहुत अफसोस के साथ मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि शिक्षा एक बहुत बहुत बड़ा शस्त्र है और जो लोग शिक्षित हैं वो समाज में बदलाव करने का मादा भी रखते हैं और इसके साथ साथ उनके पास वो संसाधन होते हैं और मैं कहती हूँ जिम्मेवारी और जिम्मेदारी होती है उनकी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं अंदर से बहुत परेशान हो गई जब एक लेडी डॉक्टर, संभ्रांत परिवार की, जिसकी 2 बेटियां थीं, और उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए तो एक बेटा बहुत ज़रूरी है, और लिंग जांच करवा के यदि बेटी थी तो उसको गर्भ समापन, और उसके बाद वो कोशिश करती रही जब तक बेटा नहीं हुआ। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। और ये केवल एक यही नहीं, एक महिला IAS अफसर को मैं जानती हूँ जिन्होंने 5-6 अबॉर्शंस कराए अपने। इस तरह के बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कि मेरी विश्वास को बहुत हिलाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो विकास की तरफ हमें लेके जाता है। लेकिन केवल शिक्षा, केवल आर्थिक स्वावलंबन पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है। पर्याप्त करने के लिए मानसिकता का बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर हम सोचें कि अगर हम सबको शिक्षित कर देंगे तो समाज बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ मानसिकता का बदलाव। लेकिन शिक्षित समाज में मैंने ये देखा है, जो आपको कह रही हूँ, हाई एंड एलीट फैमिलीज़, उनमें हमने ये देखा है कि बच्चा भी एक ही करना है या 2 ही करने हैं। तो आप यहाँ पर जब जैसे कानून बहुत सख्त होता गया तो ठीक है, फिर हम लोग जेंडर चेकिंग और एबॉर्शन सिंगापुर, थाईलैंड, थोड़े एग्जॉटिक लोकेशन में मर्डर करने के लिए चले जाएंगे। एंड आई कॉल इट मर्डर। It is the willful murder of your own child, and that is something, own daughter, and that is something of a reality that कितना भी हम अपनी आंख बंद करें, याद रखिए, it is murder. You are murdering your daughter. क्या मानसिकता बदलनी पड़ेगी जब हम लोग शिक्षित हैं, पैसा है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आप जानते बूझते उस बेजुबान जिसको आप अपनी कोख में ले रहे हो, आप उसको मार देते हो। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि लिंग जांच और लिंग जांच आधारित गर्भ समापन गैर कानूनी है इस देश में। इट इज़ इलीगल, इट इज़ अ क्राइम है, ये अपराध है, और उसके लिए, और ये दंडनीय अपराध है। इसीलिए इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने इस कानून की अनुपालना के लिए प्रदेश में बहुत प्रयास हुए हैं, स्टिंग ऑपरेशंस किए, जहाँ पर कि रंगे हाथों डॉक्टरों को पकड़ा। देखिए, डॉक्टर और वकील 2 ऐसे तबके हैं
जिनके पास पैसा भी बहुत होता है और पहुंच भी बहुत होता है। लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षित गर्भ समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की भी हम पुरजोर पैरवी करते हैं, क्योंकि सुरक्षित गर्भ समापन भी हमारे देश की महिलाओं का अधिकार है 100%। और उसके लिए बहुत स्पष्ट कारण कानून में बताए गए। बिल्कुल, मैं तो आई वॉज डिवास्टेटेड व्हेन यूएस पास द एंटी अबॉर्शन लॉ। मैंने कहा हाउ मेनी डिकेड्स हैव वी गॉन बैक। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब आप ये हक हमसे कैसे ले सकते हैं? इस मामले में हमारे देश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो गर्भ समापन का कानून है 1971 में जो बना था, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून है और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन कौन सी अवस्थाओं में और कितने वीक्स पे होगा और क्यों होगा। अगर पलते हुए शिशु में कोई इस तरह की परेशानी है, इस तरह की बीमारी है जो कि सामान्य जीवन जीने से उसे रोकती है, या मदर की हेल्थ पर कोई इतना बुरा प्रभाव है, या उसकी जान को, उसकी सेहत पे खतरा है, या रेप के कारण, द इंसेप्शन ऑफ द प्रेगनेंसी is because of rape, and if it is in a mentally challenged who is not even aware of the pregnancy, understand the implications. So in those also in failure of contraception, because that is another reason, जबकि गर्भ निरोधक काम नहीं करे या फेल हो जाए तो उस सूरत में भी। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात रेखांकित करना चाहती हूँ कि इन सभी अवस्थाओं में जितनी जल्दी गर्भ समापन हो उतना अच्छा है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है गर्भावस्था का, वैसे वैसे महिला के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल, the earlier the termination, naturally the easier it is. Safer. बिल्कुल, It's safer it is सुरक्षित for है, the health for of the the mother and her mental health and her physical health, मतलब उसकी मानसिकता और बिल्कुल सही बात उसकी है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। कई बार मैं सोचती हूँ कि देखिए, जब महिला शिक्षित है, महिला सुदृढ़ है और उसके बावजूद वो ऐसा कदम उठाती है जिसमें कि वो अपने बच्चे का लिंग का पता करने के बाद अपनी बेटी को एबॉर्शन कर देती है, या दूसरी तरफ वो महिला है जो इतनी ज़्यादा अपनी परिवार और पाट्रियार्चल सिस्टम में है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि शायद घर छोड़ने के। कई बारी मुड़कर ये कहा जाता है कि अरे तुम महिलाएं तो करती हो। देखिए, ये भी बहुत आसान है थोपना कि महिलाएं ये करती हैं, लेकिन जो घर के मुखिया हैं वो अधिकतर हमारे देश में मेल हेडेड हाउस होल्ड्स हैं। जब प्लॉट लेना होता है, जब फ्लैट लेना होता है, जब शादी का रिश्ता कराना होता है, तब आप आगे बढ़ के निर्णय लेते हैं। और ऐसा नहीं होता कि वो महिला चुपचाप चली जाती है लिंग जांच कराने, उसमें पूरा परिवार शामिल होता है, उसका पति शामिल होता है, घर के बड़े बूढ़े शामिल होते हैं। तब क्यों दही जम जाता है इनके मुंह में? तब क्यों नहीं कहते कि खबरदार हमारे घर में लिंग जांच नहीं होगी और जो भी शिशु आएगा उसका हम दिल से स्वागत करेंगे। दिल से, ये दिल से की बात है। बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हुए और ये चाहे आगे की लड़ाई हमारी कितनी भी लंबी हो, लेकिन कम से कम देखिए, बेटियों की सुरक्षा एक सामाजिक सुरक्षा, एक रूल ऑफ द लॉ एंड लीगल इशू है, ठीक है ना। वो तो लॉ एंड ऑर्डर का पॉइंट है, क्योंकि उसमें मैं आज नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन कम से कम हमने कहीं ना कहीं आपकी टीम के प्रयासों ने, आपके कंसिस्टेंट प्रयासों ने एक वो छोटा सा सफ़र की जो कोख में पल रही है उसकी किलकारी बाहर भी सुनाई दे, उसका गला हम लोग नहीं घोटेंगे। ये सफ़र आपने पूरा करा और बहुत सारी ऐसी बेटियां, मैं आज मानती हूँ कि राजस्थान की हमारे इस रेत में किलकारियाँ भक्ति भाग रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आसमान छू रही हैं, जिनको ज़िंदगी देने में कहीं ना कहीं आपको और आपकी टीम का हाथ है। लेकिन मीता जी, और क्या सपना देखती हो कि आपको लगता है कि और क्या होना चाहिए? पुरुषों और लड़कों के साथ अगर हम सतत रूप से ईमानदारी के साथ काम करें तो ये माहौल जो है, जो एक असुरक्षा का माहौल है, जो कि डर का माहौल है, जो कि भय का माहौल है, बेटियों की इज्जत को लेके, बेटियों की आबरू को लेके, वो बदलना चाहिए। मेरा सपना है कि रात के 12 बजे बेटियां बेधड़क होकर अपने घर से बाहर निकल सकें और उन्हें कोई डर नहीं हो कि उनकी इज्जत पर हाथ उठेगा या उनके साथ कोई अनहोनी होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा देश इतना सुरक्षित हो बेटियों के लिए और उनको समाज में जगह मिले, उनको इज्जत मिले और उनकी वैल्यू को पहचाना जाए, वो भारत देश की सुदृढ़ और समृद्ध नागरिक बन सके। एक लास्ट मैसेज
आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मुहिम छिड़ी है ये निरंतर चलती रहनी चाहिए जब तक कि देश की हर बेटी को उसका सही दर्जा नहीं मिले, एक समृद्ध, एक संपन्न और एक मजबूत नागरिक का। मेरे ख्याल से मैं इसके बाद कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी डॉक्टर मीता। इतनी खूबसूरती से आपने अपनी बात और हर महिला की बात, और मैं तो कहती हूँ हर पुरुष की बात आज हम सबके सामने रखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और निवान्या आर्ट्स दिल से, वंदना चांदना, उनकी टीम और मैं अनीता हाडा अभी आपसे फ़िलहाल अलविदा लेते हैं। और बस आज हम लोग एक संकल्प तो करेंगे कि बेटा बेटी एक समान, हम हर बेटे को भी चॉइस दे कि वो भी जो वो बनना चाहे वो बन सके आगे चल के। उसके ऊपर भी कोई करियर, कोई जिम्मेदारी हमको नहीं थोपनी है, और यही चॉइसेस हम अपनी बेटी को दें। लेट अस बी जस्ट लविंग ह्यूमन बींग्स फॉर वंस। निवान्या आर्ट दिल से फ़िलहाल इजाज़त लेती हूँ, लेकिन हाँ, एपिसोड 7 इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद।